नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 29 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू में हैं। तो एक बर्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ताइपे कहाँ की राजधानी है और ये किस लोकेशन में है। तो ये चाइना से हमेशा संबंधित रहता है विवादों में, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर में कई लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। ठीक है, इसमें मुख्य मामला यह है कि वहां जो जमीन खरीदने की बात है वो सिर्फ वहीं के निवासी खरीद सकते हैं, या फिर शिक्षा में जिस प्रकार के भी रोजगार में जो राजकीय रोजगार होता है वहां वहीं के लोगों को सिर्फ अधिकार दिया जाता है, बाहर के पूरे लोगों को वंचित कर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो आर्टिकल है हमारा 19, उसमें क्लियर कहा गया है आवाज संचरण, मतलब कि पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में संचारण करने की हमें अधिकार मिलती है। वहाँ कुछ युक्त युक्त निर्बंधन भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह नहीं जा सकते हैं जनजातियों के संरक्षण के लिए, और कई जगह जो सुरक्षा से संबंधित है, बाकी जगहों पे जाना पूरा अधिकार है। तो इसी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। तो इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला आर्टिकल है 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है आदित्य L1, जिससे कि जो सन है उसका आउटर लेयर मतलब कोरोना का अध्ययन करना। ठीक है, अगला आर्टिकल है 2024 की राह पर आंतरिक आयाम को स्कैन करें। इसमें कहा जाता है कि जो लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 का, उसमें उसको देखते हुए बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो हमारे भविष्य के लिए खराब है। ठीक है, तो इसी से संबंधित बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल है कि दिल्ली शिखर सम्मेलन में, जो अभी G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें जलवायु नेतृत्व का प्रदर्शन से संबंधित बातचीत करेंगे। उसके बाद एक अगला आर्टिकल है हाल ही में चीन द्वारा जारी किया गया है उसका लेटेस्ट कंट्री का मैप, जिसमें दिखाया गया अक्साई चीन और अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों को चीन का हिस्सा है। तो इसी पे विवाद है। ठीक है, तो इसी को विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन बेस्ड। तो एक लोकेशन जो ताइपे एशिया में है। ठीक है, ताइपे जो है आधिकारिक तौर पे ताइके शहर कहा जाता है, जिसे ताइवान की राजधानी और एक विशेष नगर पालिका कहा जाता है। शहर का अधिकांश भाग ताइपे बेसिन पर स्थित है। एक प्राचीन झील है बेसिन किलुंग और जिंडियन नदियों की अपेक्षाकृत संकीर्ण घाटियों से घिरा हुआ है ताइपे, जो शहर के पश्चिमी सीमा के साथ मिलकर तमसुई नदी का निर्माण करता है। इसका एक मुख्य और बात है 2004 की फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अनुसार ताइवान में नागरिक चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार, मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ लोकतंत्र जो है वो स्थापित है, अपनी सरकार बदल सकते हैं उन्होंने, और उन्हें अधिकांश बुनियादी अधिकारों का आनंद मिलता है। तो फ्रीडम हाउस ने ताइवान को राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता दोनों में से एक के साथ एशिया में सबसे स्वतंत्र देशों में से एक के रूप में दर्ज किया है। इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है ताइपे, ताइवान का क्षेत्र जो है, ये राजधानी ताइपे है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे पैसिफिक ओशन जो है वो राइट साइड में है और साउथ चाइना सी उसके वेस्ट साइड में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये वर्ल्ड लोकेशन में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हमारा इंडिया है, यहाँ पे ये ताइपे है, नीचे मनीला है। ठीक है, ये बहुत ही विवादित क्षेत्र है। यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे अंडमान सी है। यहीं पे इसमें सब करा बनाने की बात की जा रही थी, परंतु अब ये ठंडे बस्ते में चली गई है। तो यहाँ से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तैयार किया जा रहा था इंडियन ओशन से और साउथ चाइना सी से, परंतु अभी इस पे बात नहीं हो रही। तो ये लोकेशन याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर में कई लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो जो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जो 35A अनुच्छेद है हमारा, वो जम्मू कश्मीर विधानमंडल को राज्यों के, यहाँ पे है ना, अस्थायी निवासियों को परिभाषित करता है, वहां के परमानेंट रेसिडेंट्स को परिभाषित करता है, उन्हें विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है
और दूसरों को मौलिक अधिकारों से वंचित करता है। यही मुख्य मामला है, ठीक है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के में आर्टिकल को खत्म करने की जो चुनौती दी गई है 35A को, तो यहीं पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से खत्म की गई धारा 35A ने देश के बाकी लोग जो हैं उनके मूल अधिकारों को छीन लिया है। अभी मैंने शुरुआत में बताया था आर्टिकल 19 की बात है कि वहां रोजगार पाने का अधिकार बाहरी क्षेत्रों के लोगों को नहीं है और वहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 1954 का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू था। तो अनुच्छेद 16 और 19 के तहत आने वाले मूल अधिकार जम्मू कश्मीर के लिए लागू थे। बाद में जो 35A आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को खास अधिकार दे दिए गए हैं। यहाँ पे एक बात कही गई है कि राज्य की सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी और जमीन, ये दोनों सीमित कर दिया गया है सिर्फ राज्य के निवासी के लिए, ठीक है। तो क्या इससे देश के बाकी लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं हुए? अनुच्छेद 19 में किसी भी नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है, लेकिन बाकी हिस्से में रहने वाले लोग वंचित रह गए, ठीक है। यही कहा जा रहा है कि वहां के व्यक्ति तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहां के बाहर के व्यक्ति वहां कोई कार्य नहीं कर सकते। तो एक देखिए छोटा सा फिगर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कहा गया है कश्मीर को खास बनाता है अनुच्छेद 35A। जम्मू कश्मीर विधानसभा को विशेषाधिकार देता है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। उसके बाद विवाद क्या क्या है, तो पहले तो देख लेते हैं क्या क्या दर्जा देता है। तो अस्थायी नागरिक और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद इसे जोड़ा गया था। और गैर अस्थायी नागरिकों से शादी करने पर महिला अस्थायी अधिकार खो देगी, ये सारी बातें कही गई थी। तो अब हटाने पे क्या होगा, अनुच्छेद 35 से हटाने पर 41 अन्य राष्ट्रपति आदेशों को कानूनी चुनौती दी जाएगी। उसके बाद राज्य के संविधान में बदलाव संभव है। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो 4 याचिकाएं 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई। 35A को संविधान के अनुच्छेद 368 में बिना संशोधन के जोड़ा गया है। वहीं ये सारे जो विवाद के मामले हैं, ठीक है, संसद के सामने पेश किए गए बगैर ही लागू कर दिया गया। संसद में इसे पेश भी नहीं किया गया, तो विपक्षी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वेलफेयर वाले कानून पहले लागू नहीं हुए थे। अब वहां के लोग महसूस कर रहे हैं कि अनुच्छेद 35A ने स्थानीय निवासियों को विशेषाधिकार दिया और वस्तुतः गैर निवासियों का अधिकार छीन लिया। इन अधिकारों में राज्य में रोजगार के समान अवसर का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और जम्मू कश्मीर में बसने का अधिकार। संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये सारी चीजों को 35A के कारण छीन लिया गया, ठीक है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि क्या केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करते समय जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य के रूप में समाप्त करते समय संघवाद के सिद्धांत का पालन किया था। यहाँ पे पूछते हैं सॉलिसिटर जनरल, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं, इसी के लिए चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या जब 370 आर्टिकल को खत्म किया गया था तो उस समय जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था। तो जो थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म है, संघवाद के सिद्धांत का पालन किया था, मतलब उन राज्यों का कंसेंट लिया था। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को भंग करके और फिर राज्य में संवैधानिक मशीनरी की असफलता के कारण वहां 356 लागू किया गया था, ठीक है। राजकीय आपातकाल के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, जिसके निरस्त करने के बाद ही सुविधाएं प्रदान की गई और वो जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बना दिया गया 2, ठीक है। तो क्या यह वास्तव में संघीय ढांचे के अनुरूप हो गया? तो अनुच्छेद 3 के प्रावधानों की ओर इशारा करते हैं, जिसने राष्ट्रपति के लिए राज्य की स्थिति में बदलाव करने वाले से पहले राज्य विधानमंडल से परामर्श करना अनिवार्य कहता है, परंतु ऐसा नहीं किया गया। तो दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा ने प्रधान की प्रासंगिकता रिलेवेंस को समाप्त कर दिया।
सॉलिसिटर जनरल ने जोर दिया, कहा कि लेकिन संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल की भूमिका निभाई। मतलब कहा जा रहा है कि संसद उससे कंसेंट नहीं लिया, उससे कोई भी पूछा नहीं कि इस राज्य को मैं स्टेट से यूटी बनाना चाहता हूं, और ये डायरेक्ट संसद जो है जम्मू कश्मीर के राज्य विधानमंडल की भूमिका निभाए। तो क्या आप कह रहे हैं कि संसद जम्मू कश्मीर को एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बारे में विचार देगी और राज्य के पुनर्गठन के लिए कानून भी बनाएगी? ऐसा पूछ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या यह वास्तव में संघीय ढांचे के अनुरूप होगा? ऐसा चीफ जस्टिस ने बोला। तो वहीं फिर सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं बचाव में कि जम्मू कश्मीर अभी भी सभी उद्देश्यों के लिए एक राज्य है। ऐसा नहीं है, बोलने से नहीं होगा, ऑफिशियली तो वो यूटी बन गया है, तो वहाँ के जो सारे पुलिस के सिस्टम है उसका कंट्रोल जो है वो एलजी के पास आ गया होगा। तो यह एक विधायिका वाला राज्य है। हाँ, विधायिका है, वहाँ विधानमंडल है, तो सब कुछ केवल पुलिस शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। यह एक बहुत विस्तृत पुनर्गठन था, जैसा कि मेहता ने कहा। तो इस तरह एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जितने भी पूर्ववर्तित राज्य हैं जो पहले बने हैं, तो अस्थायी निवासियों में वे लोग शामिल थे जो 1927 में वंशानुगत राज्य के विषय में थे, जब जम्मू कश्मीर की एक रियासत थी उस समय की बात। लेकिन जब 1947 आया, जब पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो बहुत सी बातें चेंज हुई और धीरे धीरे जब पाकिस्तान के साथ जो नागरिकता का नया नया डेट दिया गया, फिर 24 अप्रैल दिया गया, अभी भी बहुत से समय दिए जाते हैं और नए नए कंडीशंस दिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति पूर्णतः विदेशी है या पहले भारतीय था। तो यहाँ पे यही मुद्दा लाया जा रहा है सामने कि जो 35A है वो ध्यान देना चाहिए उसके लिए। अगर आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है तो उसको निरस्त करना चाहिए, ठीक है। और आम लोगों को भी अधिकार देना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पॉलिसी वायलेट हो रहा है तो वहां तक वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो लॉन्च करेगा आदित्य L1, ठीक है। ये मेनली सन का अपर लेयर को, कोरोना जिसको आउटर लेयर ऑफ सन बोलते हैं, उसका ही अध्ययन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसरो ने सोमवार को घोषणा किया कि सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य 1, ठीक है, आदित्य L11 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्स मतलब कि ट्विटर, ठीक है, फॉर्मली ट्विटर उसको कहा जाता है, पोस्ट किया कि अंतरिक्ष यान उस दिन श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, से भारतीय समय के अनुसार 11:50 में उड़ान भरेगी, वहां उस समय लॉन्च हो जाएगा। तो इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन अ हॉलो ऑफ, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रवाह मंडल कक्ष में रखा गया है। जैसे मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ हॉलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट 1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, ठीक है। तो अंतरिक्ष यान को L1 तक पहुंचाने में लगभग 120 दिनों का समय लगेगा, 120 दिन लगेंगे। फिर आदित्य L1 के मिशन प्रोफाइल में कहा गया है कि L1 बिंदु के चारों ओर हॉलो कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी, मतलब कि बिना किसी सूर्य के ग्रहण, मतलब कि कभी भी सूर्य का प्रकाश वहां समाप्त नहीं होगा, वो छिपेगा नहीं, कोई आगे हमारे आएगा नहीं। ऐसे जगह हम जो हॉलो कक्ष है वहां से सूर्य हमें 24 घंटे निरीक्षण करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए रहेगा, ठीक है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों, रियल टाइम में जो सूर्य की गतिविधियां हैं और अंतरिक्ष के मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ, एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष यान प्रकाश मंडल जो है
बर्न मंडल और सूर्य की सबसे बड़ी परतों की निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड, इसमें 7 पेलोड जाएंगे। ठीक है, 7 पेलोड जाएंगे इसमें। आदित्य L1 में 7 पेलोड होंगे। इसके इसरो के मुताबिक इसमें 7 पेलोड में से जो 4 होंगे, 7 पेलोड होंगे और 4 और 3, ठीक है, तो इसमें होंगे रिमोट सेंसिंग, और जो 3 होंगे इन सीतु यथा स्थान पेलोड, मतलब एक स्थान पर स्थिर रहेंगे। ठीक है, ये पेलोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इसमें सारी चीजें कवर नहीं किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ठीक है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो सुविधाजनक L1 बिंदु का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे और बाकी 3 पेलोड जो हैं वो लार्गेज बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथासंबंध, मतलब कि यथास्थान इनसाइट अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा मामला जिसे हमने विस्तार से देखा। ठीक है, ये देखिए कल ही इसरो ने ट्विटर पे यही पिक्चर अपलोड किया था। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। 2024 की राह पर आंतरिक आयाम को समझने की आवश्यकता है। तो ये मेनली जो है ना, इसमें यही बताया जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो बहुत से लोक लुभावन कार्य किए हैं। जैसे अभी ही चंद्रयान 3 को अभी ही सफलता मिली, उसके बाद G20 की अध्यक्षता भारत ने किया। तो कहा जा रहा है कि ये सब जो अभी भारत का वैश्विक स्तर पे इससे क्या हो गया, साख बढ़ गया है। तो मोदी जी का जो है वो प्रचार भी हो रहा है इससे, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसमें राइटर बोलते हैं कि जैसा कि भारत अपने चंद्रमा मिशन की सफलता पर खुश है और G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, उसके नेताओं के लिए चंद्रयान मिशन से सबक लेना उपयोगी हो सकता है। अर्थात सफलता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम इसरो ने से विफलताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किए। यह चुनाव का पूर्व वर्ष है और नीति निर्माताओं के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि ये सुविधाजनक पहलुओं को दबा कर न रखें या एक अस्पष्ट सतही शांति से संतुष्ट रहे जो कई बार भ्रामक हो जा रहा है। यही राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत बार देखने को कुछ और मिलता है, परंतु ये कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर प्लानिंग होता है कोई भी रूलिंग पार्टीज का। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बात कही जा रही है कि यदि बहुत से लोग या उनमें से कुछ भी चुनाव नजदीकी आते आते एकजुट हो जाते हैं तो देश को एक कठिन स्थिति से निपटने में भी मदद मिलेगी। तो मणिपुर का भी मामला कहा जा रहा है। एक तरफ तो सफलताएं इस सरकार की बहुत ज्यादा हैं, लेकिन असफलताएं भी बहुत हैं। अभी क्षेत्रीय इतना ज्यादा संघर्ष हो रहा है, महाराष्ट्र में हुआ, मणिपुर में हुआ, हरियाणा में हुआ, तो ये अनेक जगह, मणिपुर में तो सारी मानवीय हदें ही पार कर दी। तो ये भी, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय तक इसके बारे में कोई भी स्टैंड नहीं लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी ड्रॉबैक बताती है हमारी रूलिंग पार्टी का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व में है जो म्यांमार से सटा हुआ है। ठीक है, यह पिछले कई सप्ताह से तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। चूंकि नीति निर्माता मणिपुर की जो समस्याएं हैं उसके कारणों पर बहस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञों ने अब तक यह मान लिया है कि इसमें वास्तविक रूप से धीरे धीरे क्या होगा ना, कि अभी एक क्षेत्र में बढ़ा है और वास्तविक रूप से यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने चपेट में लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, जातीय संघर्ष जो होता है वो धीरे धीरे फैलता जाता है। तो पूरे पूर्वोत्तर में अलग अलग संबद्धताओं की, अलग अलग जनजातियों की प्रबलताओं के कारण यह आवश्यक हो जाता है। सभी जनजातियों के अपने जो संस्कृति हैं वो सभी के अलग अलग है, अपनी मान्यताएं अलग अलग है, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है। तो यही कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि इन सभी चीजों पे कोई भी एक बिंदु पे विवाद हो सकता है और यह जो आग मणिपुर में लगी है ये पूरे पूर्वोत्तर भारत में फैल सकता है। जहां पे यही कहा जा रहा है प्रेरी फायर, मतलब कि एक अनियंत्रित
आग के रूप में बदलने से पहले हमें एक निश्चित कदम उठा लेना चाहिए। मणिपुर को अनभिज्ञ लोग भारत के सुरक्षा क्षितिज पर एक छोटे से झटके के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यह कई मायनों में उन समस्याओं के सूक्ष्म जगत को प्रतिबिंबित करता है जो पूरे पूर्वोत्तर को भी प्रभावित कर सकता है आने वाले समय में। उनमें से कई के लिए अस्थायी समाधान लगातार प्रशासन से बच गए। उदाहरण के लिए जनजातीय संवाददाताओं का एक जटिल जाल, मिजोरम के मिजो लोगों को म्यांमार के चीन, यहाँ से भी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद बांग्लादेश के कुकी चीन्स के अलावा उसके बाद मणिपुर के कुकी और जोमिश के द्वारा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये भी निरंतर हमेशा ये क्षेत्रीय विवाद का कारण बना रहता है। तो नागालैंड के नागाओं की अपनी अलग संबद्धताएं हैं, ठीक है। तो कुछ सीमा पार जो म्यांमार से आते हैं, जिस बात को अधिक नजरअंदाज किया जा रहा है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म की परेशानी पैदा करने की आंतरिक क्षमता पर किसी भी तरह से किसी भी महत्वपूर्ण सीमा तक अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। तो इसके लिए राइटर कह रहे हैं कि ये जो सारे विवाद हैं नॉर्थ ईस्ट में, अलग अलग तरह के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं, सभी जनजातियों के अलग अलग विवाद हैं। तो इसे सरकार को समय रहते निपट लेना चाहिए, नियंत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये अनियंत्रित आग की तरफ फैल गया तो ये अभी मणिपुर में है, मणिपुर से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा, फिर ये पूरे भारत को लपेट लेगा, ठीक है। तो असम एक अलग श्रेणी का राज्य है, जबकि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट और बोडो अभी तो फिलहाल वहां दो ऑलरेडी एक्टिव हैं, लेकिन वो बहुत ही अभी कम सक्रिय हैं, क्योंकि ये सभी अगर आगे बढ़ जाएंगे तो और हिंसा बढ़ जाएगा। बहुत आसाम में ये होता है। तो पूरे क्षेत्र में हथियार और आग्नेय यात्रा प्रचुर मात्रा में है, जो चिंता का कारण है। संक्षिप्त बात यह है कि पूर्वोत्तर की शांति की अवधि अक्सर तनाव की अंतर्धारा को अस्पष्ट कर देती है, इसलिए सतर्कता की आवश्यकता है। यहाँ पे जो बात पूर्वोत्तर में उग्रवादी मुकाबलों पर लागू होती है, यह यथोचित बदलाव के साथ भीतरी इलाकों में मौजूद स्थिति पर लागू नहीं होती है। लेकिन सतर्कता ही मूल मंत्र है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो उत्पन्न खतरों की प्रकृति और सामग्री भिन्नता हो सकती है, लेकिन वे अक्सर अधिक तीव्र होते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है राइटर के द्वारा, माओवादी, जिन्हें भारत भर में कई लोगों ने दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में नरसंहार का कारण बताया, और सुकमा 2017 से 21 में जैसे हमले के अभाव में खतरे के रूप में लिखा है। एक कमी उनके संचालन के क्षेत्रों में है। मतलब कहा जा रहा है कि ये सारे जो अभी अनेक तरह के जो माओवादियों के जो संघर्ष थे वो अभी फिलहाल शांत है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी स्थितियां हमारे कंट्रोल में हो गई, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुनिया भर में सीपीआई माओवादियों को दुनिया के शीर्ष आतंकवादी समूहों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया, और ये विशेषज्ञ इस थीसिस को स्वीकार करते नहीं है कि माओवादियों का खतरा खत्म हो चुका है, ठीक है। यही मैं अभी कह रहा था। तो आज कई अन्य कारक भी सक्रिय हो गए, जमीनी स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, और यहाँ पे कहा जाता है जो दक्षिण पंथी आतंक है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो भू राजनीतिक अक्सर दक्षिण पंथी आतंक के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है, मतलब कि उनके दिशा को प्रभावित करता है, उनके दिशा को प्रभावित करता है। आज दुनिया की स्थिति को देखते हुए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे अभी इस्लामिक स्टेट भी अभी शिथिल पड़ गया है। लोगों को लगा कि 2019 में इसका पतन हो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। एक बड़े पुनरुत्थान का संकेत दे रहा है, अपने नेतृत्व के मुद्दे पर काबू पा लिया है, और अबू हाफ्स अल हाशिम अल कुरैशी के रूप में एक नया खलीफा मिल गया है। इसने उत्तरी अटलांटिक मतलब नाटो कैलिबर हथियारों सहित अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए नियमित आपूर्ति प्राप्त करनी शुरू कर दी। इसलिए पिछले कुछ समय से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, जिसके कारण भारत की सुरक्षा को लगता है कि कोई आवाज मतलब कि भेद नहीं सकता है। तो ऐसा रवैया दुनिया भर में मौजूद रुझानों के विपरीत होगा। विशेषज्ञ ये कहते हैं हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और विशेषज्ञों का यह मानना है कि एशिया के देशों में भारत और इंडोनेशिया आईएसआईएस के जो है इस्लामिक स्टेट उसके खतरे पे है, ठीक है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में हिंसा के स्तर में कमी आने से यह धारणा पालना नहीं चाहिए कि अब जो जम्मू कश्मीर है पूर्णतः शांत हो गया है, वहां आतंक का खतरा कम नहीं हुआ है, उसे नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। तो
तो दक्षिण सहित कई अन्य क्षेत्रों में आतंक नेटवर्क स्थापित किए जा रहे हैं। कब और कहां हमले हो सकते हैं, इसके लिए आवश्यक रूप से अच्छी खुफिया जानकारी और प्रत्याशा की आवश्यकता है। यहाँ ध्रुवीकरण पोलराइजेशन की बात की जा रही है राइटर के द्वारा। एक और दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति जो हाल ही में प्रकट हुआ, जो चुनाव पूर्व वर्ष में बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि देश में सांप्रदायिक दंगा भी बढ़ने लगा है निरंतर। तो ये बोला जा रहा है कि चुनाव के समय में और इसका विस्तार हो सकता है, इसलिए समय रहते यहाँ पे बार बार यही कहा जा रहा है कि जो समय है हमारा, समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अगर नियंत्रित कर सकते हैं तो नियंत्रित हो जाए, क्योंकि इसका कारण धार्मिक आधार पर बढ़ता ध्रुवीकरण बताया जा रहा है। देश भर में सांप्रदायिक तनाव के कई क्षेत्र अचानक उभर गए हैं। ये किसी एक विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हालांकि अभी हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत गंभीर हिंसा सामने आए हैं। ठीक है, और फिर एक और मामला दिया जा रहा है हाल ही में, नूह और गुरुग्राम में कुछ ऐसे हिस्से हैं और महाराष्ट्र और कुछ क्षेत्रों में पहले की घटनाओं के जब जांच किया गया तो बहुत ही परेशान करने वाले पहलू सामने आए। दंगों की कई ऐसी घटनाएं हैं जो जानबूझकर किए गए, हिंदू और मुसलमान समुदायों को विभाजित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाधाओं के बावजूद भी शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए भारत सक्षम है। यहाँ पे कहा जाता है सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करेगा। केवल यही भारत की असली ताकत और योग्यता को प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। G20 के सदस्य दुनिया के अधिकांश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बहुत बड़ी मात्रा का वो उत्पादक है, लेकिन उनमें से अधिकांश ने उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती करते हुए नेट जीरो, ठीक है, नेट जीरो का वादा किया है कि नेट जीरो को हम हासिल करेंगे। अब G20 के लिए एकजुट समूह के रूप में कार्य करते समय ऐसा आ गया कि जो सहयोग और समन्वय और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी सामूहिक जलवायु महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP28, ये सारे जो इसके लक्ष्य है, इसे प्राप्त करने के लिए अभी G20 मेंबर्स वादा कर रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में G20 सदस्यों ने स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की ओर बदलाव के लिए कुछ हद तक प्रतिबद्धताएं दिखाई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ने 2021 में अपने ऊर्जा मिश्रण का 29% प्रदान किया। ठीक है, और वही जो 2010 में 19% था, तो वृद्धि हो रही है। तो भारत ने पिछले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा उत्पादक था नवीकरणीय ऊर्जा का, रिन्यूएबल एनर्जी का, और 2030 तक ऊर्जा उत्पादन का 50% हिस्सा लेने के स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए लक्ष्य तय किए हुए है भारत। ठीक है, तो मांग बढ़ रही है नवीकरणीय ऊर्जा की। दुनिया का कार्बन बजट पहले की अपेक्षा तेजी से कम हो रहा है, मतलब कि हम लोग सजग हो रहे हैं कि हमारा कार्बन एमिशन जो है वो कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जाता है राइटर के द्वारा उन्हें 3 कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर G20 देशों को उचित ऊर्जा परिवर्तन के लिए अपनी शासन प्रक्रियाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। उसके बाद सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट शासन संरचनाएं स्थापित करनी चाहिए कि संक्रमण प्रक्रिया समावेशी और परिणाम न्याय संगत हो, और मौन कार्य प्रणाली से बचना चाहिए। इसमें निवेश को आकर्षित करने वाली सुसंगत वितरण योजनाएं बनाने का लक्ष्य भी मंत्रालयों को करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और कहा जा रहा है बात कि प्रगति संकेतों को पारंपरिक संकेत जैसे कि शुद्ध रोजगार सृजन करना चाहिए, विनिर्माण की विविधता और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें सृजित नौकरियों के प्रकार, उन तक सही पहुंच और व्यापक सामुदायिक लचीलेपन, नवाचार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। देश के संदर्भ के आधार पर G20 देश ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के समन्वय के लिए सरकार और गैर सरकारी जो मुख्य लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, के बीच एक बहु मंत्रालय टास्क फोर्स या संयुक्त कार्य समूह स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका ने एक उचित संक्रमण ढांचा विकसित किया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति जलवायु आयोग, ठीक है,
मतलब कि पीसीसी ने किया था। अन्य G20 सदस्य इस दृष्टिकोण से सीख सकते हैं और ठोस रूपरेखा रोड मैप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, जैसा कि भारत G20 का अध्यक्ष है, G20 को इस परिवर्तन की दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता, आजीविका और सार्वजनिक राजस्व धाराओं को सुनिश्चित करने के लिए G20 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। एक तरीका है जो बेहतर करने के लिए ढूंढ सकते हैं, जिससे कि इनका आर्थिक विकास भी हो और कार्बन इमिशन भी कम हो। इसी को कहा जाता है डीकार्बोनिफिकेशन, डी कार्बोनाइजेशन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाया जा रहा और ऊर्जा दक्षता और बहुत कम कार्बन वाली औद्योगिक प्रौद्योगिकी का समर्थन को लक्षित किया गया, जिससे कि इस क्षेत्र में निवेश में भी वृद्धि हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए हरित इस्पात की मांग बढ़ गई है विदेशों में। उत्पादन में वैश्विक वृद्धि के कारण कम कार्बन वाले इस्पात उत्पादों की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो कम कार्बन भी उत्सर्जन हो रहा है। तो वैश्विक इस्पात उत्पादन का 90% और खपत 80% प्रतिनिधित्व करने वाले G20, मतलब कि G20 जो मेंबर हैं वो वैश्विक इस्पात उत्पादन का 90% उत्पादन करते हैं और 80% यूज करते हैं। वहीं कहा जा रहा है G20 देशों की वैश्विक निम्न कार्बन इस्पात उत्पादन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो बहुपक्षीय विकास बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए स्पष्ट आदेश निर्धारित करने की आवश्यकता है कि वे विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के भीतर हरित इस्पात को एक सही जगह दिला सके, उसका निवेश बढ़ा सके। ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए G20 की सामूहिक प्रतिबद्धता से स्टील और सीमेंट जैसे मुश्किल से कम होने वाले क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे कि जो उत्पादन होता है सीमेंट और स्टील के फैक्ट्रीज में, वहां पे भी कार्बन एमिशन कम किया जाए। इसके लिए बहुत से उपाय अभी टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक खरीद में प्रभावी और महत्वाकांक्षी सुधार के लिए G20 देशों के भीतर उनके बीच सहयोग आवश्यक है। तो सरकारों को प्रभावी निगरानी लागू करनी चाहिए, कम कार्बन खरीद के लिए स्पष्ट जनादेश बनाना चाहिए, एक बेहतर लोग जो जनसंख्या एक अच्छा मात्रा ये उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद खरीद अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड करना चाहिए। ठीक है, उनके कौशल विकास करने चाहिए। उसके बाद हरित सार्वजनिक खरीद की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए संबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पारदर्शिता की क्या क्या आवश्यकता है यहाँ पे, तो कहा जाता है कि G20 को उचित ऊर्जा परिवर्तन प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सुव्यवस्थित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही कहा जा रहा है। जैसे कि G20 एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप्स और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण संबंधित डेटा पर प्रकटीकरण तंत्र किया जा रहा है। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जो है ना अभी राइटर बताए हैं, जो मेंस में हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो फैक्ट आप ना किसी भी अगर आंसर को तैयार कर रहे हैं ना मेंस के लिए, अभी मेंस होने ही वाली है, 15 दिन और बचा है यूपीएससी का मेंस में, तो किसी भी आंसर को आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए सही है कि आप पहले पॉइंट को एक जगह लिख लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे, रिवाइज भी करने में आसानी हो। अभी तो रिवीजन के लिए भी 1 पेज नोट्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग भी किए हुए हैं और यह भी बताना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के लिए कैसे संरेखित कर सकते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा को तैनात करने, उद्योग को कार्बन मुक्त करने और एक न्याय संगत और समावेशी परिवर्तन हासिल करने की दौड़ अकेले नहीं लड़ी जा सकती। ठीक है, इन 3 कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करके G20 यह सुनिश्चित कर सकता है कि यह एक बहुत ही विशेष कार्य है, जिसको करने के लिए कुछ देश और समुदायों को कीमत पर नहीं बल्कि एक साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जुलाई के G20 ऊर्जा संक्रमण मंत्रियों की बैठक के परिणाम स्वरूप दस्तावेज में न्याय संगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा संक्रमण मार्ग का आह्वान किया है। न्याय संगत, किफायती, समावेशी और ऊर्जा संक्रमण मार्ग। ठीक है, लेकिन देश को ऐसे रास्ते पर आने चाहिए जिससे G20 को नेट शून्य महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, सहयोग और समन्वय को बढ़ाना चाहिए। यही सारी बातें हैं कि कैसे कैसे हम अपने
कार्बन एमिशन को कम करके और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए बोल रहे हैं राइटर कि हमें और भी बहुत सी चीज़ों को सजग रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो अभी G20 का अभी अध्यक्षता है उसका पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए और लोगों को, इन्वेस्टर्स को ढूंढना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ग्रीन एनर्जी है उसका इन्हांसमेंट हो सके, उसका वृद्धि हो सके। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। चीन ने क्षेत्रीय दावों को दर्शाने वाला एक नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें से अक्साई चीन और अरुणाचल को चीन ने अपने क्षेत्र में दर्शाया कि उसका अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो यहीं पे राइटर कहते हैं कि चीनी सरकार ने सोमवार को चीन के मानक मानचित्र का 2023 संस्करण पब्लिश किया। ठीक है, जिसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य और अक्साई चीन क्षेत्र को चीन की सीमाओं के भीतर दिखाया गया है। ठीक है, इसी के लिए ये विवाद उत्पन्न हो गया। 2023 का नक्शा प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। चीन की पश्चिमी सीमाओं पर क्षेत्रीय दावे साथ ही पूरे दक्षिण चीन सागर को कवर करने वाली तथाकथित 9 डैश लाइन को पिछले संस्करण की तरह चित्र में दर्शाया गया। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि पिछले मानचित्र की तरह एक 10वां डैश जो है वो ताइवान, जो अभी हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, ताइवान के पूर्व में रखा गया है। तो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया है 10वां डैश लाइन। ठीक है, जो द्वीप पे चीन अपना दावा कर रहा है। ये देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके टेरिटरी को देखना। तो विवाद कहाँ कहाँ है, तो देखिए, एरिया क्लेम्ड बाय इंडिया और अभी वर्तमान में चाइना के नियंत्रण में है। और ये जो क्षेत्र है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, ये भी क्षेत्र जो है वो चाइना के नियंत्रण में है। जैसे अभी ही ये जारी किया गया है चाइना का मैप, इसमें देखिए, ये जो भारत का क्षेत्र है ये अक्साई चीन हो गया और ये अरुणाचल हो गया। तो ये दोनों क्षेत्र पे चाइना देखिए अपने मैप में दिखा रहा है। तो यहीं पे विवाद शुरू हुआ है। ये एक और विवाद है चीन का, जो 9 डैश लाइन था, अब यहाँ पे 10 डैश का कर दिया है। यही बहुत ही विवादित आइलैंड्स है। ठीक है, जैसे पार्शल आइलैंड हो गया और भी यहाँ पे अस्पार्टी आइलैंड हो गया। बहुत से लोग अपना अपना क्लेम यहाँ पे करते हैं, लेकिन चाइना बोलता है ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, तो नवीनतम मानचित्र अप्रैल में बीजिंग की घोषणा का अनुसरण करता है और वह अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नामों को मानकीकृत करेगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के करीब का एक क्षेत्र भी बताया गया है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थान को नाम बदलकर और तीसरी ऐसी सूची थी और पर्यवेक्षकों द्वारा इसे भारत द्वारा राज्य में G20 शिखर सम्मेलन की अगुवाई के कार्यक्रम में आयोजित करके प्रतिक्रिया, मतलब कि इसका रिएक्शन भी दिया जाएगा, जिसमें बोला जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति जो हैं 9-10 सितंबर को होने वाले नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उसमें ये विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो सार्वजनिक उपयोग के लिए मानचित्र, जो अभी जो नया जो मानचित्र जारी किया है चाइना के द्वारा, इसका उपयोग भी शुरू हो गया है, जैसे प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा, उसके बाद स्थान आधारित सेवाओं द्वारा, सटीक कृषि, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, AI, उसके जो हम लोग रोड पे यूज करते हैं, चाहे ओला हो गया, उबर हो गया, तो AI कनेक्टेड वाहन, उसके सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए डिजिटल मानचित्र और नेविगेशन और पोजिशनिंग भी जारी करेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इन विवादों को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है, क्योंकि चाइना का जो रूल है ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ के 2 मीटर आगे बढ़ के और 1 मीटर पीछे जाना, ये उसके आर्मी का एक सिद्धांत है, जिससे कि अल्टीमेटली वो 1 मीटर आगे बढ़ चुका है। ये उन लोगों को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।